आज हम वेक्टर प्रोडक्ट पर के एग्जांपल्स जिसमें वेक्टर प्रोडक्ट यूज होता है उस एक दो एग्जांपल पर डिस्कस करेंगे। तो उसी एग्जांपल नंबर 1, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? उसको बल युग्म बल आघूर्ण भी कहते हैं टॉर्क को। ये मोमेंट ऑफ ए फोर्स, टॉर्क टाउ वेक्टर। जब किसी फोर्स में किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट या किसी लाइन के अबाउट में रोटेट करने की क्षमता होती है तो उस समय फोर्स के इफ़ेक्ट को टॉर्क कहते हैं। उसे हम टाउ वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर से लिखते हैं। सपोज ये बॉडी है और इस पॉइंट, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अबाउट में ये मूव करने के लिए फ्री है। तो उस कंडीशन में अगर यह फोर्स हम लगा रहे हैं इस पॉइंट पर, पी पॉइंट फोर्स लगा रहे हैं और ये ओरिजिन मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये जो पॉइंट है ये इसी प्लेन पे है, तो वो इसके साथ ये जो वेक्टर है ये अगर आर वेक्टर है तो और इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर है, तो इस फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है उसका जो कैलकुलेशन होगा वो टाउ वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर से होता है। और सेकेंड, लीनियर वेलोसिटी यानी रैखिक वेग, ये इक्वल टू कोणीय वेग क्रॉस आर वेक्टर के बराबर होता है। ये जब सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मतलब एक वृत्तीय पथ पर गति होता है, उस समय जो उसका रैखिक वेग है उसके कोणीय वेग और उस कण का जो पोजीशन है, जो भी कण का पोजीशन है उस पोजीशन वेक्टर के क्रॉस के बराबर आता है। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए जो कि वेक्टर प्रोडक्ट का बताते हैं कि यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट यूज होता है, यानी दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं और हमें एक वेक्टर मिलता है। ये दिस इज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं OA, OB, OC। OA, OB, OC सोन इन फिगर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा ये पूछा है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम देख रहे हैं 3 वेक्टर्स हमारे दिए हुए हैं। मेरे पास वी हैव जो फॉर्मूला जो हम लोग के पास है वो 2 वेक्टर्स के सम का, 2 वेक्टर के सम या 2 वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। हम 3 वेक्टर को कैसे जोड़ें? तो इसमें सबसे आसान तरीका यही है कि पहले हम OC वेक्टर और OA वेक्टर को ऐड कर देते हैं। तो OC और OA को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा OC वेक्टर प्लस OA वेक्टर का रिजल्टेंट, ये इक्वल टू अंडर रूट OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस 2 OC OA cos 90। ये 0 हो जाएगा पूरा। OC स्क्वायर ये R है तो 2R स्क्वायर होगा, R रूट 2। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन पता कर लेते हैं। डायरेक्शन मान लेते हैं वो डायरेक्शन, ये वेक्टर, ये OA वेक्टर और ये OC वेक्टर, और मान लेते हैं इनका जो रिजल्टेंट है वो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, अल्फ़ा एंगल बना रहा है, और पूरा एंगल थीटा जब होता है तो हम लिखते हैं tan अल्फ़ा इक्वल टू OC के साथ एंगल बनाता है तो दूसरा लेते हैं OA और एंगल साइन एंगल पूरा लेते हैं sin 90 बाई OC प्लस OA cos 90। तो OA sin 91 OA R बाई OC R और cos 90 ये 0, ये टर्म 0 हो गया, इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा इक्वल टू 45 डिग्री। तो इट मीन्स हम ये देख रहे हैं, वी सी दैट द रिजल्टेंट इज़ एलोंग OB, रिजल्टेंट OB वेक्टर के एलोंग है। तो अब टोटल जो रिजल्टेंट होगा OA OC OB का, तो OA प्लस OB प्लस OC का जो टोटल रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों वेक्टर का, यानी OA वेक्टर प्लस OB का रिजल्टेंट, OA प्लस OB का जो रिजल्टेंट है जो अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं उसका मैग्नीट्यूड, और प्लस OC वेक्टर के OB वेक्टर के, ये OA OC हो गया, यहाँ OA और OC वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो OB वेक्टर के साथ जुड़ जाएगा, यानी जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा R रूट 2 प्लस R, दैट इज इक्वल टू R रूट 2 प्लस 1। In this numerical problem, the resultant of C vector, resultant C vector of A and B vector, यानी A और B का resultant C है,
वो जो रिजल्टेंट है इज़ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो हमें ए और बी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ करें, ये ए वेक्टर है और ये जो रिजल्टेंट है सी वेक्टर है, 90 डिग्री पर है। जैसी बात है कि पैरेललोग्राम लॉ से देखा जाए तो बी वेक्टर इसी साइड होगा, तभी ये पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा। तो ये बी वेक्टर है, हमें ये एंगल निकालना है। दे दिया है ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ये दोनों दिया हुआ है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए ये ए वेक्टर का लेंथ है, वही वेक्टर ए यहाँ पर भी है तो इसका भी लेंथ इतना ही होगा। तो ये इक्वल है, थीटा निकालना है। एक्चुअली हमने दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा है, तो हम थीटा फाइंड आउट करेंगे, 90 में ऐड कर देंगे। तो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल एक्स वाई जेड, तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड tan थीटा इक्वल टू एक्स जेड वाई परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज इक्वल टू, दोनों इक्वल हैं तो 1 हो गया। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो ओवरऑल एंगल कितना हो गया? ओवरऑल एंगल और एंगल बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू 90 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। ये आंसर है। तो है कि फाइंड द वेक्टर सम ऑफ n कोप्लेनर फोर्सेस। इस n फोर्सेस हैं सब एक ही प्लेन में, यानी n वेक्टर्स हैं एक ही प्लेन में है, और हर का मैग्नीट्यूड कैपिटल F है, हर फोर्स का मैग्नीट्यूड कैपिटल F है, इक्वल फोर्सेस हैं वे। और कोई भी दो कंटिन्यूअस फोर्सेस के बीच में 2 पाई बाई n का एंगल है। मीन्स व्हेन ईच फोर्स, कोई भी फोर्स अपने पिछले वाले फोर्स से जो आ रहा है पिछले, उससे 2 पाई बाई n एंगल बना रहा है। इट मीन्स अगर एक फोर्स इधर है तो ये ऐसे ऐसे फोर्सेस हैं, n फोर्सेस हैं, और सबके बीच में 2 पाई बाई n का एंगल है। तो ऐसे केसेस में ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, जब हम अगर ये साबित कर दें कि ये सारे फोर्सेस मिलकर एक पॉलीगन बनाएंगे, n साइड का पॉलीगन बनाएंगे, तो फिर ये सही हो जाता है। तो मान लेते हैं कोई n साइड का पॉलीगन है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए n साइडेड पॉलीगन। तो हम ये जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है पॉलीगन, रेगुलर नहीं, कैसा भी पॉलीगन है, n साइडेड पॉलीगन इक्वल टू n माइनस 2 इंटू पाई, 180 डिग्री को पाई, तो n पाई माइनस 2 पाई, ये सारे एंगल का सम है। अगर पॉलीगन रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर पॉलीगन रेगुलर है तो उसमें ईच एंगल, एक एंगल, वन एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, हिंदी में बहुभुज भी बोलते हैं इसको। तो अगर उसका एक एंगल रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स इक्वल टू टोटल एंगल का सम n पाई माइनस 2 पाई, और बाई नंबर ऑफ साइड्स n है, ये होगा पाई माइनस 2 पाई बाई n। ये हर एक एंगल पाई माइनस 2 पाई बाई n होगा। इट मीन्स अगर ये पॉलीगन है और ये एंगल पाई माइनस 2 पाई बाई n है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल जो इस वेक्टर के डायरेक्शन के साथ ये वेक्टर बना रहा है, सपोज एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इनके बीच में गिवन है कि 2 पाई बाई n का एंगल है, 2 पाई बाई n का एंगल इनके बीच में, मतलब ये और इसके बीच में एंगल दिया हुआ है। तो इसके अंदर का एंगल हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, पाई माइनस 2 पाई बाई n, और बाहर वाला जो एंगल होगा इट मीन्स 2 पाई बाई n होगा। इट मीन्स ये सारे वेक्टर्स मिलकर n साइड का एक रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे। तो n साइड का रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे तो कोई भी पॉलीगन लॉ से हम देखेंगे, किसी पॉलीगन के साइड्स के अलॉन्ग अगर वेक्टर कंप्लीटली रिप्रेजेंट होते हैं तो उनका सम 0 होता है। तो इट मीन्स, इसको एक स्टेटमेंट लिख देते हैं इसका,
so all vectors when joined in a order, in an order, they will form a regular polygon of n sides. So resultant इक्वल टू 0 वेक्टर। ये इसका आंसर है। अब हिंदी में भी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। दिया है सदिश है और n सदिश हैं, सब एक ही समतल में हैं और हर दो एक के बाद जो रेगुलर एक के बाद एक आने वाला क्रम से जो सदिश है, हर दो सदिश के बीच में 2 पाई बटे n का कैपिटल N का एंगल है। तो बोला है इन सारे सदिशों का योग कितना होगा। तो अब हम पहले सबसे पहले देखें कि अगर ये सारे सदिश मिलकर एक बहुभुज बनाएंगे तो इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी थे, तो हम कहते हैं कि पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि किसी बहुभुज के सारे आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो n-2 × पाई होता है। तो उसमें रखे n-2 पाई आया। अगर वो बहुभुज सम बहुभुज है, यानी सारी साइड्स इक्वल हैं, जैसे कि यहाँ पर सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सम बहुभुज है, तो उस समय वो एक एंगल, हर एंगल बराबर होगा। उसमें एक एंगल निकालने के लिए हम क्या किए कि इसको कैपिटल N से डिवाइड कर दिए। जितने साइड होंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल निकल जाएगा। तो एक एंगल π-2 π/n आया। तो जो ये इस वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है। इस वेक्टर को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये जो एंगल होगा ये 180 माइनस इतना आया, 180 से इसको माइनस करेंगे तो 2 π/n आया। तो वैसा ही इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कोई भी दो क्रम से जो वेक्टर्स हैं उनके बीच में 2 π/n का एंगल है। तो सारे वेक्टर्स मिलकर एक n भुजा का सम बहुभुज बनाएंगे, इसलिए सारे वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर होगा। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दो फोर्सेस P और Q दिया हुआ है, वो एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। सपोज ये P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है रिजल्टेंट की बात हो रही है, तो रिजल्टेंट में निकाले पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा इसका रिजल्टेंट R बताएगा। इसको हम लिख सकते हैं P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। बोला है Q को रिवर्स कर दें, यानी Q इस डायरेक्शन में है, जस्ट इसी डायरेक्शन में रिवर्स ले लें। तो उस समय अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो बोला है कि Q को रिवर्स करने पर जो रिजल्टेंट मिलता है वो रिजल्टेंट इसके साथ 90 डिग्री बनाता है। हम रिवर्स करेंगे तो ये कौन सा वेक्टर हुआ, P माइनस Q वेक्टर। ये मान लेते हैं R डैश वेक्टर है सपोज, दैट इज इक्वल टू ये P वेक्टर माइनस Q वेक्टर। दिया हुआ है, प्रूव करना है कि दोनों जो फोर्सेस हैं P और Q दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। तो डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इट मीन्स यहाँ पर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर डॉट P वेक्टर माइनस Q वेक्टर इक्वल टू 0 दिया है। अब इसको डॉट करेंगे, P डॉट P स्क्वायर होता है, Q डॉट Q स्क्वायर होता है, और फिर इसके बाद P डॉट माइनस P डॉट Q प्लस Q डॉट P माइनस P डॉट Q प्लस Q डॉट P। और वी नो दैट जो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ को प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, यानी P डॉट Q इक्वल टू Q डॉट P, तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाएंगे तो P स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर, और कहीं पर भी ऐसे x स्क्वायर इक्वल टू 5 16 ऐसे दिया रहता है, तो x का वैल्यू प्लस माइनस लिखते हैं, तो यहाँ भी P का वैल्यू प्लस माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस Q। बट इन दिस क्वेश्चन P और Q क्या है, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हैं, उससे माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये फिल्टर हो जाएगा माइनस, तो P इक्वल टू Q, यानी दोनों के ही मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हैं। इन दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वेक्टर में अ फोर्स F
माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, मीन्स फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है। के एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, वो एक्ट करता है किसी पार्टिकल पर और पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव करता है। तो मूव करने के लिए दिया है कि पहले पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ए 0 तक पहुंचता है। द पार्टिकल इज टेकन अलॉन्ग, ले जाया जाता है द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द पॉइंट ए 0 एंड देन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, उसके बाद वाई एक्सिस के पैरेलल ए तक ले जाया जाता है। टोटल वर्क डन निकालना है। वर्क डन स्केलर होता है, तो अलग अलग पाथ का अगर वर्क डन निकाल कर प्लस कर देंगे वो टोटल वर्क डन होगा। तो सबसे पहले हम पाथ पे चलते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ओ से सपोज ये ए है, ये बी, पाथ ओ टू ए के लिए फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। जो जे वाला कंपोनेंट है फोर्स का, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके परपेंडिकुलर। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन 0 होता है। इट मीन्स ये फोर्स कोई वर्क डन नहीं कर सकता। रही बात अब इस साइड में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स का कंपोनेंट है वो है माइनस के आई वाई। अब हम देखते हैं जब हम इस लाइन के अलॉन्ग जाते हैं तो y का वैल्यू 0 है। इट मीन्स जो फोर्स होगा x एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स वो इक्वल टू 0 वेक्टर हो जाएगा। तो इट मीन्स फोर्स 0 हो गया यहाँ पर, तो और यहाँ पर परपेंडिकुलर है इसलिए वो 0 हो गया। तो कोई वर्क डन, नो वर्क डन फॉर O इंटू ए, नो वर्क। अब हम आते हैं A से B। जब A से B जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स का I कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है, कोई वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। और J कंपोनेंट फोर्स का Y कंपोनेंट मीन्स एफ वाई वेक्टर इक्वल टू माइनस के जे एक्स। एक्स का वैल्यू कांस्टेंट रहा है पूरे में और उससे एक्स का वैल्यू ए है, के आई ए, दैट इज माइनस के ए आई कैप, सॉरी जे कैप, के एक्स जे कैप। वर्क डन क्योंकि कांस्टेंट फोर्स हुआ तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये होगा ए आई प्लस ए जे माइनस ए आई दैट इज इक्वल टू ए जे कैप। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क डन निकालना है, ये टोटल वर्क डन होगा क्योंकि उसमें वर्क डन 0 है, इक्वल टू माइनस के ए जे डॉट ए जे दैट इज इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन।